बच्चों आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 21 से। पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ बॉल ऑफ मास 2 kg एंड अनदर ऑफ मास 4 kg आर ड्रॉप टुगेदर फ्रॉम अ 60 feet tall building. Full stop. After a fall of 30 feet each towards earth, their respective kinetic energy will be in the ratio of. यहाँ पे कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, मतलब इतना बड़ा है और ये 60 फीट का बिल्डिंग है ना, 60 फीट का बिल्डिंग इस तरह से क्लियर। और यहाँ से दो बॉल गिराया जा रहा है, दो बॉल, एक है 2 kg का और एक है 4 kg का, और दोनों इनिशियली क्या है, रेस्ट से चल रहा है। ओके अब ये दोनों जो बॉल है वो 30 फीट आ रहा है अर्थ की तरफ। ये अर्थ है, नीचे में अर्थ, तो ये आ रहा है सीधे ऐसे आया, यहाँ आ गया, ये भी ऐसे ही आया और यहाँ आ गया, तो इसका भी भी और इसका भी हो गया। और ये कितना आया, 30 फीट नीचे आया, ये भी कितना आया, 30 फीट नीचे आया, आ गया। तो कह रहा है कि इसका रेशियो काइनेटिक एनर्जी बताना है। तो दोनों जो बॉल है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, मतलब कि v का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2g इंटू एच। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, मतलब कि v इज इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू 10 इंटू 30 फीट आ गया ये, मतलब कि h रखिए h, और ये सब क्या है, h, ये h, ये भी h है और ये भी h हाइट ये नीचे आया है, मतलब ये कितना दूर तक है, यहीं है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक है, ये h हाइट है। तो ये स्पीड जो है, स्पीड ऑफ बोथ, दोनों का स्पीड है, एक का स्पीड नहीं, स्पीड ऑफ बोथ, दोनों का ये स्पीड है। तो अब क्या है कि आपको काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो लिखना है, तो काइनेटिक एनर्जी आप लिख दीजिए किसका, 2 kg का, फिर काइनेटिक एनर्जी किसका लिख दीजिए, 4 kg का, और यहाँ पर क्या लिखिएगा 1/2 इंटू m, 2 kg इंटू v का स्क्वायर है ना, डिवाइड बटे 1/2 इंटू 4 इंटू v का स्क्वायर। तो ये v स्क्वायर कैंसिल, ये और ये कैंसिल, फिर ये भी कैंसिल है ना। तो काइनेटिक एनर्जी 2 kg का रेशियो काइनेटिक एनर्जी 4 kg का, ये आ जाएगा 1:2, ये हो गया आंसर। ये आपको समझ में आया कि नहीं। एक टावर है जो 60 फीट का है, तो उस टावर से 2 kg और 4 kg का बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, तो दोनों आ जा रहा है कितना, 30 फीट आ रहा है। जब 30 फीट नीचे आ रहा है तो उस वक्त वेलोसिटी क्या होगा, मास पर तो डिपेंड करता नहीं है, सिर्फ फ्री फॉल में वो हाइट पर डिपेंड करता है। तो दोनों सेम हाइट कवर किया है, तो दोनों का स्पीड भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो स्पीड जब सेम होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ मास बच जाएगा 2 और 4। समझ में आया बात। तो काइनेटिक एनर्जी 2 kg का और काइनेटिक एनर्जी 4 kg का जो रेशियो है वो 1:2 होगा, यही होगा आंसर। ये आया कि नहीं समझ में आपको, आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22 है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बेस्ड क्वेश्चन। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आप क्या करते थे, एक्सटर्नल फोर्स को 0 कर देते थे और मोमेंटम को कंजर्व कराकर आप वेलोसिटी वगैरह निकाल कर फिर वहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी निकालिएगा, ऐसा सवाल है। 22, और स्टेशनरी पार्टिकल explodes into 2 particles of mass m1 m2 which moves in opposite direction with velocity v1 and v2, full stop. The ratio of their kinetic energies, उसकी रेशियो बताना है आपको, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है।
तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर कोई बॉडी है जो रेस्ट में है या कोई पार्टिकल है वो किसमें है, रेस्ट में। अब ये टूट जाता है, एक इधर टुकड़ा और एक इधर टुकड़ा, ऐसे टूट जाता है। टूटने के बाद ये जाएगा आपका V2 से, ये हो गया M2, और ये जा रहा है कितना से, V1 से, और ये हो गया आपका M1। आपको बताना है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहली बात कि इसमें जो होगा P जो इनिशियल होगा वो P फाइनल के बराबर हो जाएगा। तो P फाइनल के बराबर होगा तो इनिशियल 0 हो जाएगा। यहाँ पर M1 होगा, V1 होगा, माइनस M2 होगा और V2 होगा। देख रहे हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। M2 और V2 होगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर M1 मिलेगा, V1 मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, M2 मिल जाएगा और V2 मिल जाएगा। तो V1 इजिकल टू जो मिलेगा आपको M2 और V2 और डिवाइडेड बटे यहाँ पर मिलेगा M1। अब आपको बताना है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी बताना है। तो E1 बटे E2 आपको बताना है, काइनेटिक एनर्जी है। तो E1 को वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, M1 लिखेंगे और V1 का स्क्वायर। 1/2 क्या लिख देंगे, M2 लिख देंगे और V2 का स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे ऐसे करके और यहाँ पर कैंसिल करके वैल्यू को रखें, लेकिन आपका जो आंसर है वो सिर्फ मास के टर्म है, स्पीड है ही नहीं। जो रेशियो है तो वो सिर्फ मास के टर्म है। जैसे 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पर V1 V2 को तो कैंसिल नहीं कर सकते, है कि नहीं। M1 M2 के टर्म में है आंसर। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे बच्चे E1, यहाँ पर लिखेंगे क्या, E2 इक्वल टू, यहाँ पर M1 लिखेंगे बिल्कुल, और V1 की जगह पर ये लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, M2 लिखेंगे और V2 लिखेंगे, M2 और V2, और डिवाइडेड बटे क्या लिखेंगे, M1, और इसका पूरा का स्क्वायर, और डिवाइडेड बटे M1 और डिवाइडेड बटे M2 और V2 का स्क्वायर। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा E1 और डिवाइडेड बटे E2, और भी जो स्पीड वाला पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। इसको पूरा सोल्व करिएगा तो मिलेगा M1 फिर M2 का स्क्वायर मिल जाएगा, ओके, V2 का स्क्वायर भी मिलेगा, ओके, और डिवाइडेड बटे यहाँ पर M1 का स्क्वायर मिल जाएगा बच्चे, और क्या मिल जाएगा, M2 का स्क्वायर मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा, M2 का स्क्वायर नहीं, M2 सिर्फ मिलेगा, और V2 का स्क्वायर, V2 स्क्वायर कैंसिल, M1 से M1 कैंसिल, और यहाँ M2 से M2 कैंसिल, तो मिल रहा है E1 डिवाइडेड बटे E2 इक्वल टू, यहाँ पर मिलेगा बच्चे M2 डिवाइडेड बटे क्या मिलेगा, डिवाइडेड बटे क्या मिलेगा, M1, यानी E1 रेशियो E2 इक्वल टू M2 रेशियो M1। ऐसे अगर रेशियो की बात करते हैं तो, लेकिन हमको सवाल निकालना था क्या, E1 बटे E2 निकालना था, E1 बटे E2। तो E1 बटे E2 क्या हो जाएगा, M2 बटे M1, ये आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ में आया, बहुत आसान सवाल था। ये जब भी क्वेश्चन इस तरह के हो तो आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इस क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। एक रेस्ट में वो पार्टिकल्स है और ये टूट जाती है दो पार्ट, एक M2 में और एक M1 में। M2 का वेलोसिटी V2 है, M1 का वेलोसिटी V1 है। P इनिशियल बराबर P फाइनल होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इससे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम इसमें जो होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्व होगा। सही है बच्चों, ओके। तो यहाँ पर हो गया इनिशियल कितना है, 0, M1 V1 माइनस M2 V2, ये बराबर कर दिए V1। अब काइनेटिक एनर्जी मैंने लिख दिया, और V1 के जगह पर इसको पुट कर देंगे तो मास के टर्म में आंसर आ जाएगा। मतलब कि स्पीड को क्या कर देना है, हटा देना है। तो हटेगा कैसे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे जरूरी है क्वेश्चन को समझना। अगर आपको क्वेश्चन को समझ में आ गया तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं, आपको कोई समस्या नहीं, बात समझ रहे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपके पास समस्या है और ये दिक्कत कहना है। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, 23 जो क्वेश्चन है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से है।
If kinetic energy of the body is increases by 300%, then percentage change in momentum will be। कह रहे हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो 300% से चेंज कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं क्या कि जो पहला जो है काइनेटिक एनर्जी K1, उसको मान लेते हैं 1/2 m v1 का स्क्वायर, और दूसरा को मान लेते हैं क्या K2, ये मान लेते हैं 1/2 m v2 का स्क्वायर। आपको निकलना है मोमेंटम में चेंज। आपको क्या निकलना है? मोमेंटम में चेंज। तो आप ध्यान रखेंगे जब आपको मोमेंटम में चेंज निकालना है तो सबसे पहले तो आपको स्पीड निकालना ही पड़ेगा ना, तभी ना। तो स्पीड निकालने के लिए दिया हुआ है, स्पीड देखो निकालने के लिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि 300% इंक्रीज, मतलब कि ये जो है 300% इंक्रीज करेगा। इंक्रीज किया है तो किससे इंक्रीज करेगा? इनिशियल से इंक्रीज फ्रॉम इनिशियल, समझना है? इनिशियल से इंक्रीज किया है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार ऐसे लिख सकते हैं K2 इजिकल टू, ध्यान दीजिएगा, कितना परसेंट से इंक्रीज किया है? 1 प्लस, यानी ऐसे लिख सकते हैं K1 प्लस K1 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 100, ऐसे इंक्रीमेंट किया, ठीक है ना? इस तरह से इंक्रीमेंट किया इनिशियल से। तो K2 इजिकल टू क्या लिखेंगे बच्चों? K1 1 प्लस 3, है कि नहीं? तो ये आ गया आपका, स्पीड निकल गया। तो 1/2 लिखिए, m लिखिए और v2 का स्क्वायर लिखिए इजिकल टू 1/2 लिखिए, m लिखिए और v1 का स्क्वायर लिखिए और फिर क्या लिखिए 4। यहाँ पर क्या हो गया? v2 का स्क्वायर इजिकल टू 4 इंटू v1 का स्क्वायर। तो v2 इजिकल टू 2 और ये हो गया कितना आ गया। अब आप मोमेंटम का निकाल दीजिए कोई आंसर, है ना? काफ़ी आसान है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? P1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? m इंटू v1 लिखेंगे, और P2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? m इंटू v2 लिखेंगे। तो अब यहाँ पर क्या लिखना है? P2 माइनस P1 डिवाइडेड बटे P1 इंटू 100%। ये कैलकुलेट करना था, यही कैलकुलेट करना था। तो P2 का मतलब हो गया m इंटू V2 माइनस m इंटू V1 डिवाइडेड बटे m इंटू V1 इंटू 100%। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ पर मिल जाएगा आपको V2 माइनस V1 डिवाइडेड बटे m V1, ऊपर में m है, इंटू 100%। ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2V1। देखिए V2 बराबर क्या आया है? 2V1 माइनस V1 डिवाइडेड बटे क्या बच्चों? V1 इंटू 100%। एकदम आराम से समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 माइनस 1 इंटू V1 डिवाइडेड बटे V1 इंटू 100%। तो V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो गया? 100%, और ये हो गया आपको आंसर। समझ में आया? नहीं आया? तो ये हो गया आपको P2 माइनस P1 डिवाइडेड बटे P1 इंटू 100%। समझ में आया? ये आंसर। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं ना? तो ये आंसर। तो 20 हमने 3 नंबर क्वेश्चन सोल्व किया है और काफ़ी आसान है। क्वेश्चन को एक बार और आप समझ लीजिए। K1 इजिकल टू 1/2 m v1 स्क्वायर मान लिया पहला का, K2 दूसरा का मान लिया, और 300% इंक्रीज फ्रॉम इनिशियल। जो K2 है उसकी काइनेटिक एनर्जी 300% इंक्रीज किया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन K2 इजिकल टू K1 का 300%। तो ये सही लिखा हूँ मैं। अब यहाँ पर देखो भाई, K2 का वैल्यू पुट करेंगे, फिर K1 का वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पर 4 V2 है कि नहीं? अब देखो भाई 24 क्वेश्चन कठिन नहीं है। मैं ये बार बार आपको बताता हूँ कि जो क्वेश्चन होता है नीट का वो कठिन नहीं होता है, आसान क्वेश्चन होता है। अगर आप इसको चाहें तो बहुत आराम से इसको आप सोल्व कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, ज़्यादा कुछ समस्या नहीं है, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर
24 कह रहा है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजेंटल हैविंग काइनेटिक एनर्जी के द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, है ना बच्चों, विल बी। काफ़ी आसान सवाल, काइनेमेटिक्स से लिया गया है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन से सवाल को लिया गया है। ये एक्स है बच्चों और ये वाई। इस तरह से आप किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए, मान लीजिए यू से, और ऐसे चला गया, तो ये हो गया 45 डिग्री। तो इस जगह पे जो उसका एनर्जी है ए और एक बी, है ना, तो ए जो है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और इस जगह पे जिसकी काइनेटिक एनर्जी है वो के है। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो के है, और हो गया 1/2 m इंटू यू का स्क्वायर। ये बन गया इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। एट हाईएस्ट पॉइंट जो है, मतलब कि एट बी, दैट इज बी पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। हाईएस्ट पॉइंट पर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो यहाँ पर हो गया के बी, मान लीजिए हाईएस्ट पॉइंट पर के बी इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर, और वहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर भी आपको पता है होता है क्या, यू कॉस थीटा, मालूम है आपको। तो के बी इज इक्वल टू हो गया 1/2 m इंटू यू का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, के बी इक्वल टू के बी इज इक्वल टू के इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर लिखेंगे के और कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, इसका क्या हो गया स्क्वायर, तो के इंटू 1/√2 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया k/2। हाईएस्ट पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो k/2 होगा, समझ में आई बात, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, यहाँ बन जाएगा, इसको सोल्व कर लेते हैं। करके 2 बॉडीज विथ काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो 4:1, मतलब कि 2 काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है K1:K2, वो दिया हुआ है 4:1, ऐसे करके दिया हुआ काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। आर मूविंग विथ द इक्वल लीनियर मोमेंटम, देयर मासेस रेशियो क्या होगा, तो इसमें मोमेंटम जो है वो दोनों का क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो आपको बताना है कि मास का रेशियो क्या होगा। तो पहली बात ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आप लिखते हैं 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 m स्क्वायर और फिर क्या वी स्क्वायर बटे m, एक m से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए तो नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं क्या m इंटू वी, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2, इसको क्या लिख सकते हैं p का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2, इतना लिख सकते हैं। ओके, तो K1 इज इक्वल टू लिखेंगे P1 डिवाइडेड बटे 2m1, वैसा ही लिखेंगे K2 इज इक्वल टू P2 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2m, ऐसे लिखेंगे। अब सवाल ये है कि आपको क्या दिया हुआ है, आपको मोमेंटम का रेशियो बताना है, सॉरी मोमेंटम बराबर दिया है तो मास का रेशियो बताना है, क्लियर है। तो पहले तो हम मोमेंटम निकाल लेते हैं, P1 इज इक्वल टू √2m1 और K1, है ना बच्चे। उसी तरह से P2 इज इक्वल टू √2m2 इंटू K2। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो P1 है वो P2 के बराबर है ना। जो P1 है बच्चों वो किसके बराबर है, P2 के बराबर। तो P1 P2 के बराबर करते हैं तो हमको क्या निकालना है, रेशियो निकल जाएगा। नाउ P1 इज इक्वल टू P2 क्वेश्चन कर रहा है अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन। तो क्या लिखेंगे, P1 इक्वल टू P2 यानी रूट अंडर 2m1 और क्या हो गया K1 इक्वल टू रूट अंडर 2m2 और K2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको m1 m2 रेसिपी है, m1 K1 इक्वल टू m2 और K2, m1 डिवाइडेड बटे m2 इक्वल टू K2 डिवाइडेड बटे K1। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि K1 रेशियो K2 इक्वल टू 4:1। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है K1 बटे K2 इक्वल टू 4/1। तो K2 अपन K1 कितना होगा 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर पुट करिए m1 m2 इक्वल टू m1 m2 इक्वल टू 1/4। तो m1 रेशियो m2 इक्वल टू 1:4। तो आपको ऑप्शन जो होगा 1:4 होगा। ये हो गया आंसर। नो डाउट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब बात करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 नंबर के क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मोमेंटम्स और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है, आप वर्क एनर्जी पावर में पढ़े होंगे, उसी के अकॉर्डिंग ये सोल्व किया जा रहा है। रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। Two bodies of mass m and 4m are moving with equal kinetic energy. Their linear momentum will be, एक है m है और दूसरा क्या है 4m है। अब इसमें है कि इक्वल लीनियर मोमेंटम है, सॉरी इक्वल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m इंटू v स्क्वायर होता है, क्लियर। तो पहला का मैं बनाऊँ, अगर पहला का तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बटे m। तो इसको लिखेंगे क्या p स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2m लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे लिखते हैं देख लो, इसको m इंटू v कर दिया इसका स्क्वायर। m इंटू v क्या होता है, p होता है कि नहीं, p होता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो मैंने लिखा पहला का, वो क्या लिख दिया p स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2m लिख दिया। तो K1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे P1 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2m1। वैसा ही लिखेंगे K2 इजिकल टू P2 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2m2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी क्या है इक्वल। K1 इजिकल टू K2 है। तो K1 मतलब कि P1 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2m1, फिर P2 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2m2 ऐसे। तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया है कि नहीं, 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पर क्या मिल गया P1 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या P2 का स्क्वायर, यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर मिल गया क्या m1 डिवाइडेड बटे m2। तो m1 का वैल्यू m है और m2 का वैल्यू 4m है, तो m से m कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको P1 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे P2 इसका स्क्वायर इजिकल टू 1/4। यहाँ पर हो गया P1 डिवाइडेड बटे P2 इजिकल टू अंडर रूट 1/4। ये होगा क्या 1/2, यानी P1 रेशियो P2 इजिकल टू 1:2 और यही बनेगा आंसर। समझ में आया। तो 26 का फर्स्ट पार्ट होगा, पहला होगा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं।
अब बात करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 27। सभी क्वेश्चन फार्मूला पुटिंग है, लेकिन आप फार्मूला को अप्लाइड कैसे करेंगे ये आपको समझना है। आपको देखना है कि भाई फार्मूला की एप्लीकेशन हम लोग कैसे करते हैं, कैसे समझते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 27, the kinetic energy acquired by a mass m is in traveling a distance d starting from rest under the action of a constant force is directly proportional to। पहली बात की इनिशियल जीरो है, जीरो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a और s कर देते हैं। तो यहाँ पर v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2a इंटू डी करना पड़ेगा। तो v का जो स्क्वायर होगा, v का स्क्वायर वो क्या होगा 2a इंटू डी। अब नाउ कांस्टेंट फोर्स है, नाउ कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो कांस्टेंट फोर्स आप मान लीजिए F मान लीजिए, कांस्टेंट फोर्स F मान लीजिए। तो F अगर मानिएगा तो इसमें क्या होगा ma होगा, क्योंकि मास ऑफ पार्टिकल है ही। और जब कांस्टेंट फोर्स लगाइएगा तो उसमें इस तरह का एक्सेलरेशन आएगा जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर पुट कर दें v स्क्वायर 2 इंटू एफ डिवाइडेड बाई m इंटू डी। अब कह रहा है कि ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रही है। तो काइनेटिक जो एनर्जी है उसका फार्मूला क्या होगा 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर। तो ये हो गया आपको 1/2 हो गया, फिर मास हो गया m, अब v का स्क्वायर हो गया 2f/m इंटू क्या हो गया d। ये m से m कैंसिल हो जाएगा। तो काइनेटिक जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 2 इंटू एफ डिवाइडेड बाई कितना डी, ठीक है, सॉरी एफ इंटू डी, एफ इंटू डी आ गया। तो ये और ये कैंसिल हो गया, यानी काइनेटिक एनर्जी एफ इंटू डी आ गया। लेकिन फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट का। अब ये बात ये है कि कह रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी हो क्या मास से क्या रिलेशन रखता है, मास तो यहाँ है ही नहीं। तो m के पावर हम 0 लिखते हैं, बात समझे कि नहीं, यानी m के पावर 0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो गया। इसका मतलब आंसर बी होगा। इसका मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ मास, एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मतलब कि मास से इंडिपेंडेंट। ये समझ में आया बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक है ना, मास से इंडिपेंडेंट। इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। ओके, तो इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। जो भी क्वेश्चन है थोड़ा सा उसमें आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा कंसेप्ट है और ज़्यादा कठिन तो है ही नहीं, कठिन नहीं है, थोड़ा सा उसमें कंसेप्ट इन्वॉल्व है। उस कंसेप्ट को पकड़िए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए और नीट क्वालिफाई करिए। अब फिर क्वेश्चन आ गया मोमेंटम से। क्वेश्चन नंबर 28 जो है बच्चों फिर मोमेंटम से कह रहे कि 2 masses 1 ग्राम एंड 9 ग्राम आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी, देयर मैग्नीट्यूड ऑफ द रेस्पेक्टिव लीनियर मोमेंटम। अब डायरेक्ट लिखेंगे, देखिए कैसे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। कोई दिक्कत? ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, k1 इज इक्वल टू k2 कर देना है। ये कह रहा है क्वेश्चन कर रहा है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या होगा 1/2 p1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इज इक्वल टू 1/2 p2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m2। ऐसे ये और ये कैंसिल हो गया। तो बच्चे वो p1 बटे p2 इनका स्क्वायर इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाई m2। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर क्या बनेगा p1 डिवाइडेड बाई p2 अंडर रूट m1 डिवाइडेड बाई m2 मिलेगा बच्चों। बिल्कुल, इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको सोल्व करिएगा तो मिलेगा m1 ये 1 ग्राम और ये मिल गया 9 ग्राम, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल। तो P1 जो होगा वो P2
इजिकल टू 1/3 होगा, यानी P1 रेशियो P2 1 रेशियो 3, और यही होगा आंसर। कोई डाउट इसमें? तो कोई डाउट नहीं है आपको। ओके, अब बात करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 29। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 ज़्यादा कठिन नहीं है, आप समझिए, समझने के बाद आपको बातें क्लियर हो जाएगी, इसमें कुछ नहीं। A particle of mass m is moving in a horizontal circle, okay, of radius r with uniform speed v. When it moves from one point to another diametrically opposite in it is, देखिए भाई कह रहा है कि इस तरह से कोई एक रिंग टाइप का बना हुआ है, ओके, इसमें इसके अंदर में m मास का एक ब्लॉक है जो घूम रहा है, अभी फिलहाल ऐसे ही घूम रहा है ना। अब कह रहा है क्या कि इफ, अब कह रहे हैं कि इफ इसी रिंग में है ना, यहाँ से स्टार्ट करना है चलने, और ऐसे चलते 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 इसमें जाकर है ना टकरा कर, अब फिर क्या कर रहा है, वापस आ रहा है, समझना है। तो यहाँ पर अब क्या बना दीजिए, एक्सिस बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर बना दो बाबू वाई, इधर बना दो छोटू एक्स, ये इसका मास है एक्स। तो यहाँ पर ए पर एट ए चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो कैसे बताओगे चेंज इन मोमेंटम? डेल्टा पी इजिकल टू क्या बताओगे बाबू, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, है कि नहीं। तो पी फाइनल जा रहा है किधर, इधर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है इधर, और आ किधर आ रहा है, इधर आ रहा है ना। तो m इंटू वी माइनस आई कैप, और जा रहा था किधर, इधर, m इंटू वी और आई। तो ये माइनस माइनस 2 हो जाएगा ना, 2m इंटू वी माइनस आई कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2mv एलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर आप बात करें डेल्टा पी मैग्नीट्यूड का, है ना। तो ऑप्शन में देखिए काइनेटिक एनर्जी चेंजेज बाय mv²/4, बिल्कुल नहीं। मोमेंटम डज नॉट चेंज, बिल्कुल गलत। मोमेंटम चेंजेज बाय 2mv, किसी दीवार पर अगर m इंटू वी से जा रहा है तो m इंटू वी से आएगा, इसका चेंज कितना हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, ये तो आपको पता ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 जो क्वेश्चन नंबर है वो है आपको वेरिएबल फोर्स का। तो आपको तो ये पता ही है कि वेरिएबल फोर्स का वर्तन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर फोर्स वेरिएबल है तो उसका आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछता है सवाल इस तरह का। तो कह रहा है कि अ फोर्स F इजिकल टू 20 + 10y एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन y डायरेक्शन where F is in Newton and y in meter. The work done by this force to move the particle from y = 0 to y = 1, मतलब कि 30 नंबर क्वेश्चन है y = 0 to y = 1 मीटर। क्लियर बच्चों? और F इजिकल टू जो है वो है 20 + 10y। तो वर्क डन बराबर फार्मूला हम लोग क्या लिखते थे, F यहाँ पर dy लिख देंगे, हो गया। और क्या क्या लिख लेंगे, 0 से लेकर 1 तक। F कितना है, 20 है + 10y है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, dy हो जाएगा। और इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे 20 को बाहर कर देंगे, और यहाँ पर dy करेंगे 0 से 1 + 10 को बाहर करेंगे, और y को इंटीग्रेशन करेंगे और 0 से 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 और y 0 से लेकर 1 + 10, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों y² / 2 0 से 1। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 20 और 1 - 0 + 10, और क्या हो जाएगा 1² / 2 - 0। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों w = 20 + 10 / 2। यहाँ पर आ जाएगा 20 + 5 = 25 जूल, और ये हो गया आंसर लिख दिया था। गुड आउट। तो आज का लेक्चर में है तो स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।